नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा केंद्र सरकार के द्वारा बदले जाने वाले आईएएस कैडर रूल्स के बारे में और इस बदलाव से राज्य सरकारें नाराज क्यों हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक पर ऑलरेडी कई न्यूज आर्टिकल्स छप चुके हैं और बहुत सारे एडिटोरियल्स अगले एक हफ्ते में आप देखेंगे हर अखबार में छपने वाले हैं। तो उन सभी एडिटोरियल्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो देख लीजिए, एक या दो एडिटोरियल पढ़ लीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। बाकी डेली उसके ऊपर समय व्यर्थ करना वाजिब नहीं होगा मेरे ख्याल से। दूसरे टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए, मुद्दा पॉलिटिकली क्या चल रहा है उस पर हमें इतना फोकस नहीं करना है। मेन इशू जो हम देखने वाले हैं वो ये कि स्टेट और सेंटर की पावर स्ट्रक्चर या पावर डायनामिक्स क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स सेंट्रल डेप्यूटेशन। तो अभी जो ये बदलाव प्रस्तावित हैं इनके कारण कई राज्य की सरकारें नाराज हैं, कुछ बीजेपी सरकारें भी नाराज है और कई मुख्यमंत्रियों ने तो पब्लिकली अपना ओपिनियन बता दिया है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इन लेक्चर्स के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पाथफाइंडर पर जितने भी लेक्चर्स आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको यहाँ टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे और उपयोगी लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। कल यानी कि रविवार सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट आयोजित हो रहा है। कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप देश के बेस्ट एस्पिरेंट्स के खिलाफ अपनी रैंकिंग जान सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। हर बार की तरह अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस आप जीत सकते हैं, लेकिन ये कॉम्बैट खास है क्योंकि इसमें काफी अट्रैक्टिव प्राइजेस रखे गए हैं, लाइक अ मैकबुक, आईपैड एंड आईफोन। तो आप इन एप्पल गैजेट्स को जीतना चाहते हैं तो इस कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए, अच्छी रैंक लेकर आइए और इन अच्छे गैजेट्स पर आप अच्छे अच्छे लेक्चर्स देखिए भविष्य में पाथफाइंडर के। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे पहले कमेंट में। वहां पर अगर कहीं भी एनरोलमेंट कोड या अनलॉक कोड मांगा जाता है, यू कैन यूज माय नेम महिपाल एज द अनलॉक कोड। टॉपिक को समझाने से पहले इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, आप कमेंट में बताइए कि आपके अनुसार आंसर क्या होगा। देखिए, बहुत सारे लोग आंसर देते ही नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछना छोड़ दिया है। पहले मैं पूछा करता था, तो आज देखता हूं रिस्पॉन्स कैसा रहता है। सवाल ये पूछ रहा है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट का चयन आपको करना है। The president or governor can make rules to regulate the recruitment of public services unless the parliament or state legislature makes laws on the same. Members of civil services of the center and all India services hold office during the pleasure of the president. Under the central civil services conduct rules, civil servants are forbidden to criticize the government or its policies. A civil servant cannot be dismissed or removed by any authority subordinate to his rank during appointment, even if it is on the grounds of a criminal charge. आंसर लेक्चर के अंत में। भारत की ब्यूरोक्रेसी में आईएएस आखिर करते क्या हैं, उन्हें कंट्रोल कौन करता है, किसके अधीन वो काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम जानते हैं पहले, उसके बाद हम इन नए चेंजेस पर आएंगे। भारत में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज। पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, आईएएस, आईपीएस एंड आईएफओएस। अब इन एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि रिक्रूटमेंट वगैरह कैसे होता है। सीएससी का एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स तो फॉरेस्ट सर्विस का भी कॉमन ही होता है, बट हाँ, मेंस इसका अलग है। तो आप सभी भी आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं तो आप बनेंगे ऑल इंडिया सर्विस के एक ऑफिसर। अब ऑल इंडिया सर्विसेज का रिक्रूटमेंट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, यूपीएससी, जो कि केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, लेकिन ये काम करते हैं राज्यों के लिए। तो रिक्रूटमेंट के बाद केंद्र सरकार इन्हें कार्डर अलॉट करती है। कार्डर का मतलब है कि आप किस राज्य में जाकर काम करेंगे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, मणिपुर, त्रिपुरा, इस तरह के कई सारे कार्डर्स बने हुए हैं और इन कार्डर्स में जाकर आप राज्य सरकार के लिए, राज्य सरकार के प्रशासनिक महकमों में काम करेंगे। लेकिन समय समय पर केंद्र सरकार आपको काम करने के लिए बुला सकती है और इसीलिए आप पूरी जिंदगी राज्य के लिए काम नहीं करेंगे। कुछ समय आपका करियर का ऐसा भी होगा जब आप केंद्र सरकार के अधीन डायरेक्टली काम करेंगे। इन ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स का पूरा रेगुलेशन मैनेजमेंट किया जाता है डीओपीटी के द्वारा। केंद्र सरकार का ये एक महकमा है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो ये एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करता है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में जो काम एचआर डिपार्टमेंट करता है कर्मचारियों के लिए, वैसा ही भारत सरकार में एचआर सर्विसेज आर डन बाय दिस डीओपीटी। तो सब कुछ, रिक्रूटमेंट हो, रेगुलेशन ऑफ सर्विस कंडीशंस, पोस्टिंग, ट्रांसफर, केंद्र से राज्य, राज्य से केंद्र, डेप्यूटेशन वाला जो काम है, ये सब कुछ डीओपीटी के अधीन होता है। हर साल जितने भी नए ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं उन्हें राज्यों में एलोकेट कर दिया जाता है, राज्यों के कैडर दे दिए जाते हैं, तो ये वहां जाकर काम करेंगे। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेंट्रल कैडर। केंद्र सरकार का अपना कोई कैडर नहीं होता। तो केंद्र सरकार फिर काम कैसे करती है? देखिए, केंद्र सरकार क्या करती है, इन्हीं राज्यों के ऑफिसर्स को समय समय पर रोटेशन बेसिस पर केंद्र में बुला लेती है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट डेप्यूटेशन कहलाता है। तो चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, आईपीएस हो, इवन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर्स केंद्र सरकार के अधीन काम करने के लिए आते हैं। जब ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाता है
तब रिक्रूटमेंट के बाद इन्हें कोई ना कोई स्टेट एलोकेट कर दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार अपना काम कैसे चलाएगी, क्योंकि केंद्र का तो अपना कोई कैडर नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सेंट्रल कैडर। तो सिस्टम ये बनाया गया 1950 के दशक में कि ये सारे जो ऑफिसर्स राज्यों में काम कर रहे हैं, ये स्टेट के साथ साथ कुछ समय के लिए केंद्र में आकर भी काम करेंगे। लेकिन अगर सारे ही ऑफिसर्स राज्य से निकालकर सेंटर में बुला लिए तो राज्यों का काम कैसे चलेगा। तो एक सिस्टम ये बनाया गया कि मान लो किसी राज्य के अंदर अगर 300 आईएएस ऑफिसर्स की आवश्यकता है, जो कि एक मिड साइज का स्टेट होता है, उसमें लगभग इतने ही होते हैं, तो होगा क्या कि वहां पर कार्डर स्ट्रेंथ रखी जाएगी 400 की, क्योंकि वो मान लिया जाता है कि एक समय पर लगभग 80, 100 या 150 ऑफिसर्स हो सकता है कि राज्य से केंद्र में भेजने पड़ जाएं। तो अगर राज्य को जरूरत मान लीजिए 300 की है, तो वहां पर कार्डर स्ट्रेंथ अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास रखा जाता है। ओके, अब रूल ये कहता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम राज्य के 40% से ज्यादा अफसर केंद्र में नहीं जा सकते। तो 400 का 40% कितना हो जाएगा, 160। तो इस राज्य से ज्यादा 160 ऑफिसर्स को केंद्र में काम करने के लिए भेजा जा सकता है। और ये रोटेशन बेसिस पर होता है बाय द वे। ऐसा नहीं है कि आप पूरे जिंदगी अपना सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बिता देंगे, 2 साल 3 साल 4 साल आप केंद्र में काम करते हैं, फिर उसके बाद फिर से अपने राज्य में लौट आते हैं। इससे आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता है। तो वैसे आपको समझने में लग रहा होगा कि सिंपल सा मेथड है, क्या दिक्कत है, राज्यों को प्रॉब्लम क्या हो सकती है। प्रॉब्लम ये आती है कि कई राज्य कहते हैं कि हमारा काम इन 300 से भी नहीं चल रहा, हमें तो हमारे 350 ऑफिसर्स की आवश्यकता है। तो वो डेप्यूटेशन पर अफसरों को कम भेजना चाहते हैं। अब एवरेज अगर आप देखें 5-7 साल पहले तक यह आंकड़ा 25% के आसपास रहता था। सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 25%, 1/4 आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स केंद्र सरकार में डेप्यूटेशन पर जाते थे। तो आईएएस अफसर दिल्ली में काम करेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनमें भी रहती है। तो इस तरह के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जाता था इन राज्य सरकार के आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा, राज्य कैडर के द्वारा। अब दिक्कत ये आ रही है कि केंद्र कह रहा है कि राज्य कम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भेज रहे हैं। तो रूल है 40% मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन एवरेज सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व 25% चल रहा था 2011 तक। तो इसको सीडीआर कहा जाता है, सेंट्रल डेप्यूटेशन रिजर्व। तो सीडीआर यूटिलाइजेशन इस आंकड़े को कहते हैं, जो मैंने आपको यहां पर अभी समझाया। तो ये 40% मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये 25% के आसपास था 2011 में, और अभी 2020 आते आते ये 18% रह चुका है। इसका मतलब है कि राज्यों से केवल 18% ऑफिसर्स केंद्र में जाकर काम कर रहे हैं। तो केंद्र कह रहा है कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर्स की आवश्यकता है। एक और समस्या यह है कि केंद्र सरकार को मिड लेवल ऑफिसर्स की आवश्यकता ज्यादा होती है। मिड लेवल का मतलब है जिन्हें 14 साल 20 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, वो आईएएस ऑफिसर्स जिन्हें डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर तैनात किया जा सकता है। तो देखो, टॉप लेवल पर और ज्यादा एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता होती है, 25 साल 30 साल, लेकिन वो पद कम होते हैं। ज्यादा पद संख्या में कौन से होंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी या डायरेक्टर रैंक वाले। अब प्रॉब्लम यह है कि राज्य सरकारों को भी इन एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स की जरूरत है, लेकिन केंद्र को इनकी आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार के मंत्रालय, डिपार्टमेंट्स इसी तरह से स्ट्रक्चर किए गए हैं कि इनमें मिड लेवल ऑफिसर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। इन मिड लेवल ऑफिसर्स की केंद्र में तैनाती 19% थी 2014 में, और 2021 आते आते ये गिरकर केवल 10% रह चुकी है। और ये गिरावट आप देखिए तब है जब मिड लेवल ऑफिसर्स की संख्या बढ़ी है, 621 से 1130 हो चुकी है। तो इसके कारण केंद्र सरकार काफी कंप्लेन कर रही है, बार बार समय समय पर चिट्ठियां भी भेजती रहती है राज्य सरकारों को। 2021 आते आते स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि डीओपीटी ने सभी राज्यों को एक चिट्ठी लिखी, विच वॉज मोर लाइक अ वार्निंग, कि देखिए सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए अफसर भेजिए, आपका काम है, राज्यों का काम है कि अफसरों को नॉमिनेट करना, आप कर नहीं रहे हैं, और नहीं करोगे तो आगे दिक्कतें आएगी। मतलब ऐसे ओपन धमकी नहीं दी थी, सरकारी चिट्ठियों में ऐसे धमकी नहीं दी जाती है, बट हाँ वो स्पष्ट था कि राज्यों को एक तरह से चेताया जा रहा था कि जब फ्यूचर कार्डर रिव्यू प्रपोजल्स आएंगे, इसका मतलब है कि मान लो कार्डर को बढ़ाना है, क्योंकि सारे राज्य कहते हैं कि हमें और आईएएस ऑफिसर्स की जरूरत है। याद है आपको, मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो भी बनाया था कि आईएएस ऑफिसर्स की बहुत भारी कमी चल रही है देश में, तो हर राज्य का कार्डर बढ़ेगा। तो डीओपीटी ने एक तरह से ये चेता दिया कि या तो आप हमें ऑफिसर भेजो, नहीं तो भविष्य में हम जब भी रिव्यू होगा तब याद रखेंगे, मतलब समझ जाओ। प्रॉब्लम को समझने के लिए हम कुछ स्टेट्स का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य जहां पर 500 का कैडर है, यहां पर केवल 32 ऑफिसर्स को केंद्रीय डेप्यूटेशन पर भेजा गया है। मैंने आपको बताया था कि आमतौर पर यह संख्या 25% के आसपास होती है, राइट। तो होने कितने चाहिए थे, अप्रोक्सीमेटली 100-125 के आसपास ऑफिसर्स नॉर्मल कंडीशंस में केंद्र में जाते हैं, लेकिन अभी केवल 32 ऑफिसर्स हैं। ये जून 2021 का डेटा है अकॉर्डिंग टू द डीओपीटी। वेस्ट बंगाल जहां 280 का कैडर है टोटल, यहां पर केवल 11 ऑफिसर्स हैं जो केंद्र सरकार में गए हैं, ओनली 11। बिहार यहां पर थोड़ा सा बेटर है, 208 में से 32 हैं। असम मेघालय का जो कैडर है वहां पर 167 में से 28।
गुजरात में 241 का कैडर है, यहाँ पर 27 केंद्र में है। राजस्थान में 247 में से 13, तो राजस्थान में भी बहुत कम है, यूपी में भी कम है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल भी काफी कम ऑफिसर्स को भेज रहा है केंद्रीय सरकार के डेपुटेशन पर। पिछले कई सालों से आ रही इन चुनौतियों को देखते हुए डीओपीटी ने 2020 में ही कुछ नियम बदलने के बारे में बात कही थी, कुछ सुझाव दिए थे। इनका प्लान क्या था डीओपीटी का कि 2007 ऑनवर्ड्स जो भी आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट हुए हैं उनके लिए कंपलसरी कर दिया जाए कि वो अपने करियर के पहले 16 सालों में से कम 2 साल केंद्र में काम करेंगे। सेंट्रल डेपुटेशन पे जाना एक तरह से अनिवार्य हो जाएगा। तो मान लो कि कोई ऑफिसर 2008 में जो रिक्रूट हुआ है, अगर वो 2022 तक, इस साल तक भी केंद्रीय डेपुटेशन पर नहीं गया है, तो अगले 2 साल में उसे जाना जरूरी है, क्योंकि 14 साल पूरे हो चुके हैं। सो ही और शी हैज टू कंपल्सरीली गो फॉर सेंट्रल डेपुटेशन इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर कोई ऑफिसर इस रूल का पालन नहीं करता तो भविष्य में ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए जो एम्पैनलमेंट होता है, बेसिकली जो प्रमोशन है, उसमें दिक्कतें आएगी। केंद्र सरकार के सामने एक और समस्या है कि स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाले ऑफिसर्स उन्हें समय पर नहीं मिल रहे। इसको उदाहरण के साथ समझिए। मान लो कि कोई ऐसी आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, प्लस उन्होंने कोई कोर्स भी कर रखा है। केंद्र सरकार भेजती है आईएएस ऑफिसर्स को इस तरह के कोर्सेज के लिए। तो ऐसे ऑफिसर जिन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट या वाटर रिसोर्सेज किसी में भी एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, उनकी अगर केंद्र सरकार को आवश्यकता होती है, मान लो कि कोई आपदा है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर निपटने के लिए कोई स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है, वहां पर इन ऑफिसर की आवश्यकता है, या फिर कोई नई स्कीम लॉन्च हो रही है, जैसे कि अब मान लो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन कुछ नया काम हो रहा है, तो उसमें वाटर मैनेजमेंट में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जरूरत रहेगी। ऐसे ऑफिसर्स की जब भी जरूरत होती है तो केंद्र सरकार को ये ऑफिसर्स मिलेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वो राज्य इन ऑफिसर को भेजना चाहता है तो ही वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जा सकते हैं, वरना केंद्र सरकार के सामने प्रॉब्लम आ जाती है। और ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स को हम कैसे फिनिश करें जब हमारे पास स्पेसिफिक डोमेन वाले, स्पेसिफिक एक्सपर्टीज वाले ऑफिसर्स नहीं है। अब केंद्र सरकार तो यही चाहेगी ना कि इस तरह के एक्सपर्ट ऑफिसर्स को हम अपने पास सीधा बुला लें, लेकिन ऐसा डायरेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले तो देखो, उस ऑफिसर की हामी होनी चाहिए। अगर वही मना कर दे कि हमें नहीं जाना केंद्र में, तो बात खत्म। सेकंड, राज्य सरकार को इन्वॉल्व करना जरूरी है। राज्य सरकार जब नॉमिनेट करती है तभी उस ऑफिसर को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजा जा सकता है। तो इसके लिए एक पैनल बनता है, थोड़ा लंबा चौड़ा ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है। कुल मिला के लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, केंद्र के और राज्य के दोनों की सहमति पर ही ऑफिसर को राज्य से केंद्र में भेजा जा सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती तो डेपुटेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो डीओपीटी ने अपनी चिट्ठी लिखने के 6-7 महीने बाद अब जाकर रूल्स को चेंज करने का निर्णय ले लिया है। 12 जनवरी को डीओपीटी ने सभी राज्यों को एक लेटर लिखा और कहा कि हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 में 4 बदलाव करने जा रहे हैं। तो बाकी के 3 बदलाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दे आर वेरी माइनर चेंजेस। मेजर बदलाव है रूल नंबर 6 में, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स। ये रूल अब कहता है कि केंद्र सरकार आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स को बिना राज्य सरकार की सहमति के केंद्र में बुला सकती है। हाँ, राज्यों से पूछा जरूर जाएगा। अगर राज्य अपने स्तर पर ऑफिसर को भेजने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि 2, 3, 4 महीने में भी अगर राज्य कुछ नहीं करता है, कोई कार्रवाई नहीं करता, तो केंद्र सरकार के पास ये पावर आ जाएगी कि आईएएस ऑफिसर को राज्य से रिलीव करके सेंट्रल में पोस्टिंग दे देंगे। अब केंद्र राज्यों को यह भी बताएगा कि हमें इतने ऑफिसर्स की जरूरत है और आप इतने ऑफिसर्स मुहैया करवाइए। तो पहले ये होता था कि राज्य कहता था कि देखो हमारे पास तो अभी 6 ऑफिसर्स ही हैं जिन्हें हम केंद्र में भेज सकते हैं, लेकिन अब मान लो कि केंद्र को 10 ऑफिसर्स की आवश्यकता है, तो राज्यों के लिए जरूरी होगा कि वो 10 ऑफिसर्स अवेलेबल करवाए। आप अपने 6 ऑफिसर नहीं 10 ऑफिसर को यहां पर भेजिए, ये कंपलसरी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए रूल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी पब्लिक इंटरेस्ट में ऑफिसर्स की आवश्यकता है तो राज्यों को ये पूरा करना जरूरी है, वो भी विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। ऐसा नहीं है कि 6 महीने 10 महीने बाद आप भेज रहे हैं। अगर आपसे कहा गया है कि 2 महीने के अंदर भेजिए, तो विद इन 2 मंथ्स यू हैव टू सेंड 10 ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेपुटेशन। इन बदलावों के बारे में राज्यों का क्या रिएक्शन रहा है, तो देखिए, डीओपीटी के इस चिट्ठी के खिलाफ कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सवाल उठाए हैं, कहा है कि ये तो बिल्कुल गलत है, फेडरलिज्म को एक चैलेंज है। इसमें कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बीजेपी के द्वारा या उसके एलाइज के द्वारा गवर्न किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल विपक्षी पार्टीज के द्वारा गवर्न स्टेट्स या चीफ मिनिस्टर्स ही आवाज उठा रहे हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने तो ये भी कहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है। अब भारत एक फेडरल कंट्री है, यानी कि यहाँ पर राज्य हैं, राज्यों के पास शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी हमारा थोड़ा सा पावर स्ट्रक्चर केंद्र की तरफ झुकाव रखता है, इसीलिए हम उसे कई बार क्वाजी फेडरल भी कहते हैं। लेकिन इस पूरी फेडरल व्यवस्था में आईएएस ऑफिसर्स या ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स तीनों ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं। तो ये जो लिंक है ये बहुत ही डेलिकेट लिंक है
और इससे हमारे भविष्य के सेंटर स्टेट रिलेशंस पर भी असर आ सकता है। अब मैंने शुरुआत में जो आपसे सवाल पूछा था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सही आंसर है डी। मैंने पूछा था गलत स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो आपको लगा होगा कि ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि सबॉर्डिनेट यानी कि आपसे छोटे रैंक के ऑफिसर आपको कैसे डिसमिस कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 311 ये कहता है कि अगर कोई भी ऑफिसर कन्विक्ट हो जाता है, यानी कि उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल मुकदमा है और उसे दोषी पाया जाता है, तो उसे कोई भी डिसमिस कर सकता है, उसके अधीन आने वाली सबॉर्डिनेट अथॉरिटी भी उसे डिसमिस कर सकती है। तो इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर। और यहां पर याद रखना कि ये जो नंबर सी है ना, सेंट्रल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, ये कहते हैं कि सरकार की पॉलिसीज की आप आलोचना नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 9 है इसका। तो आप भविष्य में अब जब आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आपको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फाइनली मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपकी राय क्या है रिगार्डिंग दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। क्या आपको लगता है कि ये फेडरलिज्म पर एक चोट है? क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन है? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर सकती है इस रूल का गलत फायदा उठाते हुए? मान लो किसी राज्य से ज्यादा ऑफिसर बुला लिए, किसी से कम बुला लिए। ऑल दोज थिंग्स आर देयर। सो आई वांट टू नो योर ओपिनियन। कमेंट में बताइए। भाषा की मर्यादा बनाए रखें, कीप द पॉलिटिक्स असाइड, स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द पॉलिटी एस्पेक्ट, स्टिक टू द यूपीएससी एस्पेक्ट। वैसे फिलहाल तो आप लोग केवल कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पॉलिसीज प्रैक्टिकली आपको इंपैक्ट करें तो आप एक आईएएस ऑफिसर बनिए अनअकैडमी की मदद से। अनअकैडमी पर देश के बेस्ट टीचर्स यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं। आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए प्लस या आइकॉनिक में से कोई एक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इन कोर्सेस में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं तो। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन मिनिमम आई थिंक आपको लेना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल से कम में प्रॉपरली तैयारी नहीं हो सकती। ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है, और ऑप्शनल और जीएस का जो कंबाइंड कोर्स है उसकी प्राइस अभी हमने काफ़ी लो कर रखी है। इट्स अ स्पेशल ऑफर गोइंग ऑन। तो अगर आप महिपाल कोड लगा लोगे तो यहाँ पर आपको 64,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली विल कॉस्ट करेगा जीएस और ऑप्शनल का कंबाइंड कोर्स। यहाँ पर आपको मटेरियल मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, मेंस की टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज में मिल रही है। इतना ज़्यादा वैल्यू ऑफरिंग आपको देश में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं करेगा, ये मेरी गारंटी है। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मेरा कोर्स चल रहा है, वैसे अब तो खत्म ही होने वाला है, तो अभी इसको ज्वाइन मत कीजिए। अब मेरा मॉडर्न इंडिया का कोर्स आएगा, उसको ज्वाइन करना। February 1st वीक से हम लॉन्च कर रहे हैं। हर रविवार, हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं। सो नेक्स्ट बैचेस 27 जनवरी से बनेंगे। डू ज्वाइन देम। इफ यू वांट टू टेक दीज कोर्सेज ऑन ईएमआई देन देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। आप इनको एक्सप्लोर कीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट यहाँ पर बताए गए हैं। हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इनका फायदा उठाइए। कहीं पर भी टेस्ट सीरीज या कोई भी फ्री कंटेंट ज्वाइन करने से पहले आपसे कोई कोड मांगा जाता है तो महिपाल कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स को भी आप देखकर इस टेस्ट सीरीज को कर सकते हैं। हमारे नए ऑप्शनल के चैनल्स लॉन्च हो चुके हैं। डू ज्वाइन देम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।